हाय गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं टॉप 10 डेली, जो कि मैं रेगुलर लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर का। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता होगा ये चैनल नया है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला टॉपिक आज जो मैंने लिया है वो है समनिंग ऑफ असेंबली। मणिपुर असेंबली को समन करना था, लेकिन गवर्नर ने इसको मना कर दिया। तो पेपर 2 का टॉपिक है ये पॉलिटी। इसको देखेंगे इसमें क्या है, और पावर देखेंगे गवर्नर का कि गवर्नर इसको डिक्लाइन कर सकता है या नहीं, यानी गवर्नर के पास जो पावर है उसका डिस्क्रेशन पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, वो सबको समझेंगे। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी भी मणिपुर को लेके ही इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑल वुमेन कमेटी है रिसेंटली, तो इसके बारे में समझेंगे। पेपर 2 है ये पॉलिटी का पार्ट है, विक्टिम्स के लिए था ये। जुडिशियल रिव्यू, गवर्नमेंट एक गाइडलाइन लेके आई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, उसको समझेंगे। तो जीएस पेपर 2 जुडिशरी का पार्ट है ये। या पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लीजिए, पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कावेरी वाटर इशू जो चल रहा है, तो पेपर 2 इंटरस्टेट प्रॉब्लम, इंटरस्टेट वाटर इशू। ओके, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट का रिव्यू के लिए एग्रीमेंट हो गया है, इंडिया और दोनों मान गए हैं, तो इसको समझेंगे। जीएस पेपर 2 में आईआर में आएगा, पेपर 3 में इकोनॉमी में भी आ जाएगा। ट्रेड में इंडिया और आसियान के बीच में ट्रेड क्या है। मालाबार एक्सरसाइज पेपर 2 आईआर को आप समझ सकते हैं, 4 कंट्री, इसमें क्वाड कंट्रीज़ हैं। और पेपर 3 में भी आएगा मैरीटाइम सिक्योरिटी जो आता है, उस वाले पार्ट में भी इसको हम कवर कर सकते हैं। रियल इस्टेट एक्ट क्या है, रेरा 2016, उसको समझेंगे। ये नीति आयोग के जो फॉर्मर सीईओ थे अमिताभ कांत, उनके मतलब चेयरमैनशिप में एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, तो रिव्यू करने के लिए उसके बारे में समझेंगे क्या चैलेंजेज है। पेपर रियल इस्टेट इकोनॉमी में आ जाएगा ये। इंटरनेट एक्सेस, राइट टू एक्सेस क्या है, तो पेपर जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस या फिर फंडामेंटल राइट्स, आप इसमें इंटरनेट एक्सेस में रख सकते हैं। और पेपर 3 में भी आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। नॉर्थ सी ज्योग्राफी है, देखेंगे ब्रिटेन क्या एक मूव लेके आई जिसकी वजह से नॉर्थ सी के साथ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। यासुनी नेशनल पार्क है, यासुनी नेशनल पार्क में जो अमेजॉन का एक फॉरेस्ट इक्वाडोर में नेशनल पार्क, ये यूनेस्को में बायोडाइवर्सिटी रिजर्व भी है, इसको समझेंगे क्या है। बस थोड़ा ज्योग्राफी देखना है और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देखना है। ज्योग्राफी तो पेपर 1 वाला पार्ट है हमारा, एंड ये जीएस पेपर 1 एंड ये जीएस पेपर 3, ये मेंस के अकॉर्डिंगली मैंने सिलेबस आपको बताया है। तो प्री का फैक्ट्स इसमें देखेंगे आज मोस्टली, और थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में है, या फिर जो हमारे नोट्स में जो आप बना रहे हैं उसको लेके, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, तो पहला टॉपिक है समनिंग ऑफ असेंबली। नो गवर्नर्स एसेंट, मणिपुर असेंबली सेशन ए नॉन स्टार्टर। तो हुआ क्या कि डिस्कस द एथनिक वायलेंस को डिस्कस करने के लिए कैबिनेट ने रिकमेंड किया था वहाँ के जो गवर्नर हैं कि जो 12th मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली अगस्त 21 को हो, लेकिन गवर्नर ने इस डिमांड को डिनाई कर दिया। ओके, आर्टिकल 174 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर इसमें भी है आर्टिकल 174, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं समनिंग ऑफ असेंबली, उसका जो 2 प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 174 है, आर्टिकल 163। आर्टिकल 174 क्या बोलता है, जो गवर्नर है सेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स फिट। ऐसा नहीं है कि असेंबली जहाँ है वहीं हो, जहाँ वो चाहे वहाँ पे मीटिंग रख सकता है, जो गवर्नर है वो रख सकते हैं। द प्रोविजन आल्सो पुट्स ऑन द गवर्नर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द हाउस इज समन्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में एक बार मिलना मस्ट है, और ये इंश्योर करेगा कौन, गवर्नर के पास पावर है ये। आर्टिकल 174(2)(a), गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरग द हाउस, एंड 172 बी अलाउ हर हिम टू डिजॉल्व
प्रोरोग भी कर सकता है और डिसॉल्व भी कर सकता है, ये पावर भी गवर्नर के पास है। आर्टिकल 163 क्या बोल रहा है, गवर्नर्स प्रेरोगेटिव टू समन द हाउस, वो गवर्नर का प्रेरोगेटिव है, डिस्क्रेशन है। गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने डिस्क्रेशन पे काम करेगा, एड एंड एडवाइस होगा गवर्नर का। यानी कि जब भी गवर्नर कोई हाउस समन करता है आर्टिकल 174 के अंदर, जो कि यहाँ आर्टिकल में मेंशन है, दिस इज़ नॉट ऑफ हिज और हर ओन चॉइस, मतलब एड और एडवाइस कैबिनेट का होना मस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द गवर्नर टू समन द हाउस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द cabinet, but it also adds that she or he would not need their advice if the constitution require her or him to carry out any function at his discretion। अगर डिस्क्रेशन होता है तो उस टाइम वो कर सकता है। क्या डिस्क्रेशन है उसको समझते हैं। क्या गवर्नर रिफ्यूज़ कर सकता है? बिल्कुल रिफ्यूज़ कर सकता है। कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकता है। गवर्नर कैन समन द हाउस डिस्पाइट द रिफ्यूजल ऑफ द चीफ मिनिस्टर हु हेड्स द कैबिनेट व्हेन चीफ मिनिस्टर अपीयर्स टू हैव लॉस्ट द मेजोरिटी। अगर चीफ मिनिस्टर को मेजोरिटी लॉस हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने की वजह से उनके खिलाफ, गवर्नर कैन डिसाइड हिज, अब खुद से उनका डिस्क्रेशन है हाउस को समन करने का। जो एक्शन है गवर्नर का वो चैलेंज किया जा सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था 1973 का, उन्होंने बताया हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है, गवर्नर वाज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक डिस्क्रिशनरी पावर पे जजमेंट आया है। एक 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का रूलिंग था, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ था तो उसको देखने के लिए बताया था, एंड प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज कर दिया गया था। फिर नेवाम रेबिया केस सेम है, गवर्नर कैन समन प्रोरग डिसॉल्व द हाउस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल दिया कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो, ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, गवर्नर कैन समन द हाउस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर डूइंग। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया, इफ़ गवर्नर हैड रीजन टू बिलीव दैट द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस, ए फ्लोर टेस्ट कुड बी ऑर्डर। अब फ्लोर टेस्ट को किसी और दिन समझेंगे, फ्लोर टेस्ट वो कर सकता है, यानी वो अपने मेजॉरिटी को साबित करते हैं फ्लोर टेस्ट में। सरकारिया कमीशन भी बैठा था, तो सरकारिया कमीशन का जब रिकमेंडेशन क्या है, तो इन्होंने देखा था कि सेंट्रल स्टेट के बीच का अरेंजमेंट देखना था इनको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप समझ लीजिए। इन्होंने क्या बताया कि सो लॉन्ग एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ असेंबली, यानी कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मेजॉरिटी है, कॉन्फिडेंस है असेंबली में, इट्स एडवाइस इन दिस मैटर अनलेस पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मस्ट बी डीम्ड एज बाइंडिंग ऑफ द गवर्नर। यानी कि एड एंड एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा बाइंडिंग होना चाहिए, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो, ऐसा सरकारिया कमीशन ने बोला है। तो ये पूरा एक आर्टिकल था इससे रिलेटेड, तो मैंने इसको कवर कर दिया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल, मैं कमेंट बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं, नो अबाउट UPSC बाय सोनल, ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे मैं कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। SC पैनल फ्लैग्स लॉस ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल। अब क्योंकि इतना मणिपुर में वायलेंस है, लोग रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, तो फिर डॉक्यूमेंट उनका लॉस होगा, बहुत सारे एसेंशियल उनका जो भी अपना बिलोंगिंग्स है वो तो लॉस हो गए। तो उस पर अभी रिसेंटली जस्टिस गीता, आपको सिर्फ याद रखना है ये किससे रिलेटेड कमेटी है, ऑल वुमेन कमेटी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसको इस्टेब्लिश किया था, किस लिए किया था, तो ऑल वुमेन कमेटी इसलिए किया था कि ताकि वो रिव्यू कर सके वहाँ का जो रिहेबिलिटेशन हो रहा है, जो रिलीफ चल रहा है, रिस्टोरेशन ऑफ होम्स है, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ। तो उन्होंने जब किया तो इन्होंने क्या हाईलाइट किया कि लॉस ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एक सेकेंड, लॉस ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ मणिपुर हु हैव बीन डिसहाउस्ड, यानी जो डिसहाउस हुए हैं उनका एसेंशियल डॉक्यूमेंट, उन्होंने सजेस्ट किया एक नोडल ऑफिसर बनाना चाहिए जो चार्ज ले इस डॉक्यूमेंट को बनाने का, यानी फिर से ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। फिर दूसरा रिपोर्ट में उन्होंने बताया मणिपुर का जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है उसके बारे में बताया कि वो शुड बी इन लीग विथ नेशनल
लीगल सर्विस अथॉरिटी के इन लाइन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो MBCS में नॉट इवन कंसिडर एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर MBCS। क्यों? क्योंकि अनदर स्कीम में अगर वो इंक्लूडेड हैं तो उसको MBCS में नहीं। अब क्योंकि इतना प्रॉब्लम चल रहा है और ऑलरेडी वो बहुत सारे स्कीम में होंगे, तो फिर उनको विक्टिम्स होने की वजह से बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, उनको जो फैसिलिटी भी मिलना चाहिए। सजेशन था कि रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, कम्प्रिहेंसिव साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, मेंटल हेल्थ केयर, मेडिकल हेल्थ केयर एंड हेल्थ रिलीफ कैंप्स, डेटा रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, ये सब जरूरी है। ये तो स्टेट का था मणिपुर, लेकिन सेंट्रल भी के पास भी एक फ़ंड है, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड। अगर कोई विक्टिम है, यानी सेक्शन 357A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोविज़न है कि जो विक्टिम्स होगा, जो कि क्राइम की वजह से सफ़र हो रहा है, उसको कंपेंसेट करेगी गवर्नमेंट। यानी एवरी स्टेटमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम प्रिपेयर करेगी, जैसे कि मणिपुर विक्टिम कंपनसेशन फंड किया गया है। तो उस स्कीम में क्या फ़ंड प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ क्राइम। जो गवर्नमेंट ने है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन स्कीम किया, ताकि विक्टिम्स जो रेप के, एसिड अटैक्स के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, वुमेन किल्ड हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, उनको कंपनसेट कर सके। जो कंपनसेशन है फॉर सिविलियन विक्टिम्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, सेलिंग और IED एक्सप्लोजन, टेररिज्म, माओइस्ट वायलेंस, तो बहुत सारा है। इसको विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भी बोल सकते हैं। स्टेट जो अपना बनाती है उस स्टेट का नाम आगे ऐड हो जाता है, जैसे मणिपुर का था। ये किसके अंदर है? तो निर्भया फंड के अंदर है। निर्भया फंड नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है, सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए। कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है ये। इट कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी। तो यानी कि विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम है, तो उसमें जो कंपनसेट किया जाएगा उसका निर्भया फंड को यूज़ किया जा सकता है उसमें, ये ऐसा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। CGI आज गवर्नमेंट इफ़ इट इंटेंड्स टू डिक्टेट यूज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। रिसेंटली क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सबमिट की है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जो पर्सनल प्रेजेंस है गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोर्ट में, वो बहुत एक्सेप्शनल केस हो तभी बुलाना चाहिए, एज ए मैटर ऑफ रूटीन नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इससे ऑफिशियल वर्क्स जो होता है वो काफ़ी लैग हो जाता है, उसमें डिले होता है। ओके, जो अर्लियर जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर रिलाई करता है, प्रोवाइडिंग दैट कोर्ट शुड प्रैक्टिस नेसेसरी रिस्ट्रेंट वाइल समनिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ केस लाइक रिट्स, PIL, कंटेम्प्ट केसेस। तो छोटे छोटे केसों में नहीं बुलाया, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को बोल रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो आप मतलब जुडिशियल रिव्यू जो हमारा है उसको आप डिक्टेट करना चाहते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू एनी एक्ट, ऑर्डर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स एंड टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी व्हेन चैलेंज्ड बाय द अफेक्टेड पर्सन। ओके, ये आर्टिकल 13, 32, 136, 142, 147 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उससे इनको मिलता है। बेसिक स्ट्रक्चर भी है, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में इसको अपहेल्ड भी किया गया था, एंड राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। एस टू कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू बेंच टू हियर कावेरी। अब तमिलनाडु भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट गए हैं। स्टेट प्ली फॉर द रिलीज ऑफ इट्स अलॉटमेंट ऑफ कावेरी रिवर। तमिलनाडु और कर्नाटका का इशू है, और इसमें पौंडीचेरी भी है। ओके, तो तमिलनाडु अभी सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि उनका जो अलॉटमेंट है वाटर का वो रिलीज़ किया जाए, कर्नाटक को ऐसा बोला जाए। ठीक है, इसके लिए जजमेंट पहले ही हो चुका है, ये प्री इंडिपेंडेंस इशू है तो उसको समझते हैं। इसमें बाकी तमिलनाडु ने अपना कंसर्न बताया है, ऐसा बोल सकते हैं कि वो रो रहे थे कि उन्हें वाटर मिले, और ये बहुत मतलब आप समझिए कि मेजर कंसर्न है, क्योंकि जो मेनली जो वाटर है इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, पुडुचेरी हो। इरिगेशन उससे हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल पर्पस। अगर वो डिपेंडेंट है एक रिवर पे, उस रिवर के, कावेरी रिवर पे, तो कावेरी रिवर का जो वाटर है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उनको ऑब्वियसली उनका कंसर्न बनता है कि वो कोर्ट के पास जाएँ अगर अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये प्री इंडिपेंडेंस डिस्प्यूट है, 1892 से चलता आ रहा है। इसमें दो स्टेट और एक यूटी, पुडुचेरी यूटी है, तो वो इंक्लूड है। क्या हुआ था, सेक्शन 4 ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 है, कावेरी डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल
फॉर्म किया गया 1990 में। 17 ईयर्स के बाद CVWDT जो है एक फ़ाइनल अवार्ड देता है, यानी फाइनल जजमेंट आप समझ लीजिए। February 2007 में वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रत्येक स्टेट यानी तमिलनाडु और कर्नाटक को मिलेगा। ओके, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 6 साल लगा देती है नोटिफाई करने में, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में। तमिलनाडु गवर्नमेंट फिर से कोर्ट के पास जाता है, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है फॉलो नहीं कर रहा होता है ट्राइब्यूनल के अवार्ड को, जो ट्राइब्यूनल ने बोला था। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 2018 में। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा मॉडिफाई करती है वाटर अलॉटमेंट को, वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट को, जो फाइनलाइज होता है CWDT के द्वारा। अब इसमें आप देखिए, ये फैक्ट्स में कोई मतलब नहीं है इतना याद रखने का। सबसे ज़्यादा कर्नाटका, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा तमिलनाडु को मिलेगा, फिर कर्नाटका को, थोड़ा केरला को एंड पुडुचेरी को भी। सेंटर को डायरेक्ट किया इन्होंने कि कावेरी मैनेजमेंट स्कीम भी नोटिफाई करने। सेंटर गवर्नमेंट नोटिफाई किया कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम जुलाई 2018 में। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी कंस्टिट्यूट किया गया, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी भी, ताकि डिसीजन को इफेक्ट दिया जा सके। तो इतना कुछ इशू है। तो ये था, मैंने सोचा बैकग्राउंड इसका समझा दूँ। आप देखिए 2007 का अवार्ड है, तो ये तमिलनाडु को इतना मिलना था, कर्नाटक को इतना, केरला, पुडुचेरी। तो ये थोड़ा मॉडिफाई हुआ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट 2018 जजमेंट। ओके, तो आप इसका मैप देख लीजिए, इसमें कावेरी कहाँ से फ्लो करती है, कावेरी का सोर्स क्या है, कावेरी का डेस्टिनेशन क्या है, ऑल दैट। ओके, इंडिया आसियान अग्री टू रिव्यू गुड्स ट्रेड पैक्ट बाय 2025। इंडिया आसियान कंट्री जो है वो एक एग्रीमेंट पे आए कि वो रिव्यू करेंगे देयर फ्री ट्रेड पैक्ट, उनका जो फ्री ट्रेड पैक्ट है फॉर गुड्स, एंड सेट एक 2024 गोल पोस्ट। एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी 2009 में, जो साइन किया गया था, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ओके, अगर ये रिव्यू, इसको समझते हैं क्या है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट एक फ्री ट्रेड एरिया है अमंग द 10 मेंबर्स ऑफ मतलब आसियान एंड इंडिया। 2010 में फोर्स में आया। 2 ट्रेडिंग पार्टनर सेट टाइमलाइंस फॉर एलिमिनेटिंग ड्यूटीज़ ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स ट्रेडेड, यानी ड्यूटी को एलिमिनेट करने के लिए, कम ड्यूटी लगे, ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगाना है। तो ऐसा रिव्यू करने से फ़ायदा क्या होगा? लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है इंडियन बिजनेसेस का, या अर्ली कमेंसमेंट ऑफ द रिव्यू वुड हेल्प इन मेकिंग ट्रेड फैसिलिटेटिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल। इन्हेंस करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा ट्रेड वाइल एड्रेसिंग द करंट एसिमेट्रिकल, मतलब नॉर्मल वही है। आसियान जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। टोटल ट्रेड अगर देगा 2021-22 में तो $11 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा ही था। तो 4th ट्रेडिंग पार्टनर है, ये याद रखना है। ओके, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल भी सेट किया गया 2005 में, ताकि क्लोजर बिजनेस लिंकेज हो सके। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो आसियान के साथ वो लास्ट कुछ ईयर में बढ़ा ही है, जिसकी वजह से इंडिया का कंसर्न है बेनिफिट ऑफ आसियान इंडिया, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे बेनिफिट होगा नहीं होगा ये, क्योंकि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। इंपोर्ट्स जो देखें, इंपोर्ट टू आसियान अमाउंट्स टू $68 बिलियन एज कम्पेयर टू 42 बिलियन एक्सपोर्ट इन 2021-22। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स था, कुछ इंडिया आसियान का पैक्ट था, वो मैंने आपको समझाया। आसियान में 10 मेंबर कंट्री है, तो आप याद रख लीजिए, म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनोई, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ये इमेज आसियान के वेबसाइट से लिया है मैंने। नेक्स्ट, मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज क्या है? तो एक नेवल एक्सरसाइज है। ओके, जो इंडिया की नेवी है, जापान की नेवी है, ऑस्ट्रेलिया की नेवी है, तो ये सब लोग, और यूएस नेवी। 1992 में अभी 27th एडिशन ख़त्म हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस इसमें पार्टिसिपेट किए। ये शोकेस्ड है स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन, शेयर्ड वैल्यू एंड कलेक्टिव एबिलिटी ऑफ 4 पार्टिसिपेटिंग नेशन टू इंश्योर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल। ये तो 1992 में स्टार्ट हुआ। बायलैटरल एक्सरसाइज था बिटवीन इंडिया एंड यूएस के बीच में, यानी ये बायलैटरल एक्सरसाइज था इंडिया और यूएस के बीच में। फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स ये हर साल फिर कंडक्ट होने लगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 2007 और 2014 में किया पार्टिसिपेट, 2007 में किया, फिर 2014 से इंडिया, यूएस और जापान इसमें पार्टिसिपेट करने लगे एवरी ईयर। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया मालाबार एक्सरसाइज को। किस लिए? क्योंकि ताकि वो चाइना को कॉन्टेन कर सके। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कंसर्न है, जो चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ओके,
एंड अदर एक्सरसाइज अगर क्वाड कंट्रीज़ के बीच में देखें, इंडिया जापान में जिमेक्स होता है, सिन्यू मैत्री है, फिर धर्म गार्डियन है। इंडिया यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास है, वर्ज प्रहार है, स्पिटिंग कोबरा है, संगम है, रेड फ्लैग है, कोप इंडिया है। पैसेज एक्सरसाइज भी इंडिया यूएस के बीच में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑसी इंडेक्स है, ऑस्ट्रेलियन है, पिच ब्लैक है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स है, आप याद रखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड वाला पार्ट है ये पूरा, ये इंडो पैसिफिक रीजन है, ये पूरा यहाँ तक। ओके, और जो एशिया पैसिफिक है इतना है। इसमें जो जो कंट्री है आप इसको ध्यान से देखें। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि पीडीएफ में आपको क्लीन दिखे ये। नेक्स्ट टॉपिक है पैनल लुक्स एट स्टेप्स टू कर्व स्ट्रेस इन रियलिटी सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में है ये अभी एक रिसेंटली कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी उसके बारे में। तो कमेटी क्या था, अभी जो फॉर्मर सीईओ हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत, उनके चेयरमैनशिप में ये बनाया गया था, वो हेड कर रहे थे। प्राइमरी रीज़न देखना था क्या स्ट्रेस है रियल सेक्टर में प्रोजेक्ट्स में। तो ये कमेटी लगभग मार्च में बनाया गया था। प्रॉब्लम ऑफ इनकम्प्लीट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ओके, रेरा जो एक्ट है जो इसको गवर्न करता है उसके बारे में भी समझेंगे। रेरा को मोस्टली रेरा को ही समझेंगे, रेरा कैसे है, उसका सेलिएंट प्रोविज़न क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर को ये कैसे गवर्न करता है। प्राइमरी रीजन क्या है, तो लैक ऑफ फाइनेंशियल विएबिलिटी विच हैज रिजल्टेड इन कॉस्ट ओवररन्स एंड डिलेज। फाइनेंशियल विएबिलिटी नहीं है इसी वजह से। दूसरा, स्टेप्स आर नीडेड टू इम्प्रूव द इंटरनल रेट्स ऑफ रिटर्न। आईबीसी शुड बी ओनली यूज्ड ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट। ऐसा नहीं है कि तुरंत आईबीसी लगा के उसको बैंकरप्ट कर दें और ओके इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कर दें। तो ये आईबीसी को बोला गया कि उसको लास्ट रिजॉर्ट के रूप में यूज़ करें, पहले कोशिश करें कि उसको सॉल्व करें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स और इन सब चीज़ों को देख करके। रेरा क्या है, तो रेरा एक्ट है जो कि 2016 में पास हुआ, रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ रियल इस्टेट सेक्टर। तो रियल इस्टेट सेक्टर को गवर्न कौन करता है, रेरा एक्ट करता है। इसने एक रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया, रेरा। एवरी स्टेट में, प्रत्येक स्टेट में रेगुलेट करने के लिए रियल इस्टेट सेक्टर को सर्फ है। ओके, ताकि क्विक रिजोल्यूशन आ सके। एक्ट जो अप्लाई होता है ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका प्लॉट साइज सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर होना चाहिए या फिर 8 अपार्टमेंट्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। तो ये एक कंसर्न वाला भी बात है। सेलिएंट फीचर क्या है, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। रजिस्टर्ड करना पड़ेगा जितना भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है सबको, ताकि वो जुरिस्डिक्शन में आ जाए। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होता है, वायलेशन होता है प्रोविज़न का, रूल का, तो प्रोमोटर, बायर, एजेंट फाइल कंप्लेंट कर सकता है रेरा में, यानी रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में। ओके, रेरा कैन स्टॉप एन एजेंट, प्रोमोटर, बायर फ्रॉम कंटिन्यूइंग एनी एक्टिविटी अगेंस्ट विच ए कंप्लेंट हैज़ बीन रेज्ड। तो ये सब है। अपीलिएट ट्राइब्यूनल भी बनाया गया ताकि अपील कर सके वहीं पे। इफ़ द अपीलिएट ट्राइब्यूनल ऑर्डर आर नॉट कंपाइल्ड विथ पेनल्टी भी है इसमें। ओके, दोनों तरह का पेनल्टी है, इम्प्रिजमेंट 3 years का, फाइन भी है। नो सिविल कोड विल हैव एनी जुरिस्डिक्शन, कोई सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर दैट कम्स अंडर रेरा और द अपीलिएट ट्राइब्यूनल जुरिस्डिक्शन। तो ये याद रखना। नो कोर्ट कैन ग्रांट एंड इंजंक्शन विथ रिगार्ड टू एनी एक्शन टेकन बाय रेरा और ट्राइब्यूनल, यानी कोर्ट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं रखा गया इस एक्ट को लाने के बाद। केरला में इंटरनेट एक्सेस लैक है। वैसे तो केरला, अगर आप केरला के बारे में जानें, केरला फर्स्ट स्टेट है कंट्री में जिसने राइट टू इंटरनेट एक बेसिक राइट दिया। ओके, लेकिन फिर भी वहाँ पे लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नो एक्सेस टू इंटरनेट एंड मोबाइल कनेक्शन है। तो ये, जबकि केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि राइट टू हैव एक्सेस इंटरनेट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एज वेल एज राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, केरला में एक स्कीम लाया गया। केरला में एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ओके, तो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है क्या, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो फ्री इंटरनेट एक्सेस देना लगभग 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन को, फैमिलीज़ को स्टेट में, और इंटरनेट कनेक्शन देना नॉमिनल रेट पे। लॉन्च हुआ था 2019 में, फर्स्ट फेज़ जून, दिस ईयर जून में कमीशनड हुआ है। ओके, ये जॉइंट वेंचर है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एंड केरला स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, सेंट्रल पीएसयू बेल कर रहा है, यानी भारत
भेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फंडिंग, प्रोजेक्ट फुल्ली फंडेड है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी फॉर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है वो सारा शेयर करेगा ऑल सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडिंग केबल ऑपरेटर के साथ भी। आप देखिए इस तरह से कुछ होने वाला है। ओके, ये आप समझ लिए KFON है, ये सब को यहाँ से शेयर करेगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के रूप में बेसिकली ये काम करेगा। विल डू द केबल वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस, इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज विल हैव टू डिपेंड ऑन प्राइवेट लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स। ओके, मतलब टोटल स्टेट में, कंप्लीट स्टेट में, ओवरऑल अक्रॉस स्टेट इंटरनेट प्रोवाइड करना। इंटरनेट स्पीड भी प्रॉमिस कर रहा है 10 Mbps से 10 Gbps और 4G से 5G तक। तो ये ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो लगभग ह्यूमन एयर के डायमीटर का होता है। जब उसको बंडल करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के रूप में तो दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मोर डाटा ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज एंड फास्टर देन अदर मीडियम्स। ओके, इंटरनेट एक्सेस का इंडिया में अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था मई में, इंटरनेट इन इंडिया 2020। कौन प्रिपेयर किया? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड कैंटर द वर्ल्ड्स लीडिंग मार्केटिंग डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। More than half of Indian citizens, which equal to 759 million, are active internet users. इंडिया में access the internet at least once a month, यानी एक मंथ में एक बार तो यूज़ कर ही रहे हैं। Among the active users, 399 millions are from rural, 360 यानी आप देखिए अर्बन से ज़्यादा रूरल में हैं लोग, यानी रूरल इंडिया इज़ ड्राइविंग द इंटरनेट ग्रोथ। इवन दो 54% ऑफ इंटरनेट यूजर्स आर मेल, 54 इंटरनेट 57% ऑफ ऑल न्यू यूजर्स इंटरनेट इन 2022 वर फीमेल्स। हाँ, ये इंस्टाग्राम देख के भी लगता है कि ज़्यादा फीमेल लोग यूज़ करती होंगी, है ना। आगे चलते हैं। व्हाट आर द कंसर्न अबाउट नॉर्थ? अभी रिसेंटली ब्रिटेन ने एक प्लान को बैक किया है, जो नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक फॉसिल फ्यूल का ड्रिलिंग करेंगे वो ब्रिटेन कोस्ट से। तो इससे इन्वायरमेंटल कंसर्न क्लाइमेट चेंज कमेटी जो है वो वरी है, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट वरी हैं। नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी है, जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ब्रिटेन ही इसको देखती है, तो ऐसा कुछ ग्लोबल नहीं है। हमें नॉर्थ सी क्या है उसके बारे में। 1958 में जेनेवा कन्वेंशन हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। ओके, जो फर्स्ट इंटरनेशनल लेजिस्लेशन था जिसने इस्टेब्लिश किया राइट ऑफ कंट्रीज ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? जो सी कोस्ट है उसका जो सरफेस पार्ट होता है, पहला पार्ट वाटर का, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, जो बहुत ही सुपरफिशियल होता है, यानी कि ज़्यादा डीप नहीं होता है। तो उसके लिए ये जेनेवा कन्वेंशन आया। ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एडजेसेंट टू देयर कोस्ट लाइन एंड पेव द वे ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉर्थ सी। ओके, यानी जो शोर है, सी शोर है, यानी यहाँ से लेकर के कुछ जो लोअर डेप्थ तक जो है सरफेस, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो उसके एक्सप्लोरेशन के लिए आया था ये। ट्रीटी 1964 में आया, फिर यूके ने अपना एक्ट लाया, उससे मतलब नहीं है हमें। ड्रिलिंग ऑफ सीज एंड ओशियन फॉर फॉसिल फ्यूल नॉट ओनली एग्रेवेट्स द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो वार्म ओशियंस राइजेज सी लेवल। ओशन को रेज करेगा, ओशन सी लेवल भी रेज करेगा, वार्म करेगा ओशन को। नॉर्थ सी को समझते हैं। नॉर्थ सी कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन थ्रू इंग्लिश चैनल इन साउथ एंड नॉर्वेजियन सी इन इंग्लिश चैनल ये रहा। ओके, ये नॉर्थ सी इन नॉर्वेजियन सी है, तो ऐसे कनेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे है कि जोग्राफिकली नॉर्थ सी लाई करता है कहाँ? तो लाई करता है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ऑन इट्स वेस्ट नीदरलैंड बेल्जियम। तो इसके लिए निमोनिक्स है, उसको याद करते हैं। जैसे यहाँ पे निमोनिक्स मैंने बनाया, नो बेग फ्रेंड, भीख मत मांगो दोस्त, ऐसा कुछ। तो NO से नॉर्वे, BE से NO से नॉर्वे, BE से बेल्जियम, G से जर्मनी, FR से फ्रांस, E से इंग्लैंड, N से नीदरलैंड, D से डेनमार्क। इसको और अच्छे से बनाते हैं, वेट।
ओके एन से नीदरलैंड, डी से डेनमार्क और एस से स्कॉटलैंड। तो यहाँ से नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, फिर इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। याद कर सकते हैं आप सराउंडिंग कंट्री कौन सा है। तो बस हमें यही याद रखना है, एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर बनाना है, क्योंकि न्यूज़ में है। तो इक्वाडोरियंस रिजेक्ट, लास्ट टॉपिक है ये, इक्वाडोरियंस रिजेक्ट ऑयल ड्रिलिंग इन द अमेज़ॉन इन हिस्टोरिक डिसीजन। यानी अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इक्वाडोरियंस ने वोट किया अगेंस्ट द ऑयल ड्रिलिंग ऑफ ए प्रोटेक्टेड एरिया इन द अमेज़ॉन। ओके, जो कि ट्राइब्स का है, जो अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हैं वहाँ पे रहते हैं उस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में, उनका है। तो मोस्टली टागेरी एंड टारो मिनानी ऐसे वहाँ पे इनहेबिटेंट्स हैं। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन होना था ब्लॉक 44 में, तो उन्होंने हिस्टोरिक डिसीजन रहा, इक्वाडोरियंस ने वोट किया उसके अगेंस्ट। तो ये जो पार्ट है वो यासुनी नेशनल पार्क का है। यासुनी नेशनल पार्क डेजिग्नेटेड है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के अंडर। ओके, तो ये है कहाँ, यहाँ पे है, ये देखिए। ओके, ये इक्वाडोर है, साउथ अमेरिका। इक्वाडोर में ये ईस्टर्न पार्ट में है यासुनी नेशनल पार्क। ओके, तो हमें इतना याद रखना है। इक्वाडोर कहाँ है, तो इक्वाडोर ये रहा, बॉर्डर कंट्री कोलंबिया, पेरू। इक्वाडोर जो है वो 2 साइड बॉर्डर कंट्री है, 1 साइड ये ओशन की तरफ है, पैसिफिक ओशन की तरफ। साउथ अमेरिकन कंट्री है ये, साउथ अमेरिकन कंट्री। ओके, तो ये टॉपिक है, पेपर 1 में आपका काम आएगा। एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी में यासुनी नेशनल पार्क कहाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी टेलीग्राम का मैं लिंक दे देता हूँ। ऐसे तो आप सर्च भी कर लें, नो अबाउट UPSC बाय सोनल, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। यहाँ इसका PDF मैं अभी शेयर कर दूँगा एवरीडे। ओके, थैंक यू।